हम एस्टिमेटेड कॉस्ट जो पता लगाते हैं या जो हम ये एस्टिमेशन करते हैं, हम एस्टिमेशन क्यों करते हैं वो समझना। हम एस्टिमेशन क्यों करते हैं? रिक्वायरमेंट क्या है ऑफ एस्टिमेशन? क्यों एस्टिमेशन किया जाता है? देखो, हमें एस्टिमेटेड कॉस्ट को निकालनी, तो क्यों निकालनी है आपको कॉस्ट? मत निकालनी। देखो, सबसे पहली बात मैं आपको पूरा प्रोसीजर समझाता हूं, सुनना ध्यान से। ये है गवर्नमेंट, ठीक, सुनना ध्यान से। गवर्नमेंट को बेटा हम लोग बोलेंगे ऑनर, क्योंकि जो मुख्य कर्ता धर्ता है, जो सब चीजों को अपने अंतर्गत, जिसके पास बाय द लॉ जो सारी चीजें उसके अंतर्गत आती हैं, जो कानून बनाता है, जो कानून कंट्रोल करता है, वो कौन है? गवर्नमेंट। तो ये ऑनर है किसी भी प्रोजेक्ट का। वही समझा रहा हूं, अब वही समझा रहा हूं, वो सब अब समझ में आ जाएगा। चंद्र प्रताप भागो मत, तुम भाग रहे हो बहुत ज्यादा। बाकी सभी लोगों बच्चे अगर चल रहे हैं और मैं चल रहा हूं तो तुम भाग रहे हो। दिमाग को दौड़ाओ मत, सुनो ध्यान से, पूरा वो समझा। अब ये कहानी है, पहले पूरी कहानी सुनना। तो ये हो गया आपका गवर्नमेंट, ठीक। अब क्या होता है, कोई भी पर्टिकुलर, जब कोई प्रोजेक्ट के लिए कोई भी इरिगेशन कैनाल है, बनाना है या नहीं बनाना, इसके लिए गवर्नमेंट के पास में क्या आएगी? पब्लिक डिमांड। कोई एक जगह है जहां रीजन है, वहां के लोगों ने सरकार से रिक्वेस्ट किया, पब्लिक डिमांड, किस प्रोजेक्ट को बनवाइए हमारे लिए, ठीक है। अब सरकार के पास क्या है? कुछ फंड अवेलेबल है, तो ऐसा तो है नहीं कि जो आएगा ये बोल देगी। यहां पर कितने लोगों ने बोला, कितने लोग उससे अफेक्टेड हैं, ये भी सरकार को देखना पड़ेगा। दूसरी चीज सरकार को ये भी तो देखनी पड़ेगी कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कितनी लागत लगभग लगने वाली, एग्जैक्ट नहीं चाहिए उसको क्या चाहिए? प्रोबेबल, अनुमानित, बस लगभग चाहिए उसको, ये भी उसको पता करनी पड़ेगी। और तीसरा, वो उसके अवेलेबल फंड से कंपेयर करेगी। बोलो हाँ या ना। जैसे सपोज मान लीजिए कि आप लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं और आप आपके पापा से बोलते हैं, या मम्मी बोलती कि यार पड़ोसियों ने भी सुंदरकांड कराया, कोई छोटा मोटा फंक्शन कराया, हम भी अपने घर में ऐसा फंक्शन कराते हैं, गेट टुगेदर टाइप सभी का। तो आपके पिताजी क्या बोलते हैं? वो एक मिडिल मैन है, उसके बाद उसकी सेविंग होती है। ऐसा नहीं कि हाँ जा कर दो। वो क्या करेगा? वो उस पर्टिकुलर जो भी आइडिया आया उसके लिए पहले देखेगा कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, आप इंटरेस्टेड हो या नहीं। वैसे तो देखते नहीं, बट एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूं। आपकी दादा या दादी इंटरेस्टेड है या नहीं, आपकी बहन इंटरेस्टेड है या नहीं, ऐसा पहले सबसे पूछते हैं, करे कि नहीं करे। तो सब लोग बोलते हैं हाँ बाबा प्लीज प्लीज प्लीज, हम लोग भी करते हैं ना, सबको बुलाते हैं। पापा ने बोला डिमांड काफी है। अब क्या हुआ? पापा को ये पता करना पड़ेगा कि लगभग कॉस्टिंग कितनी, तो मम्मी को बोलेंगे चलो काम करो, पहले उनसे पता करो। और फिर उनकी, मान लो मम्मी ने पता करा, उसकी कॉस्टिंग आई 1,00,000 रुपए, और पापा की सेविंग है मान लो 10,000 रुपए, और बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से। पापा मना कर देंगे, ऑब्वियसली बात है, आप भी खुद होते तो आप भी मना कर देते। बट उसमें कॉस्टिंग आ रही 20,000 और पापा की सेविंग है 1,00,000। पापा क्या बोलेंगे? चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पापा को ने ऑनर, ऐसी गवर्नमेंट के साथ में होता है। इतना क्लियर है? पहले मतलब इतना समझ में आएगा, अब आगे समझना। अब क्या होता है कि ये प्रोबेबल कॉस्ट, ये जो कितने लोग, नंबर ऑफ पीपल ये चाहते हैं, ये तो हम लोग पता नहीं करेंगे। ये तो वो किसी को वहां पे सर्वे करने भेज देगा, उन्हीं के उसमें से जो नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव लोग होते हैं, नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव या नॉन टेक्निकल लोग जो होते हैं, उनको भेज देगा कि जो भी उनके रजिस्ट्रार वगैरह होते हैं या उनके जो नीचे होते हैं, जाओ एक बार लगभग पता करके आओ, या उनके पार्षद वार्षद जो होते हैं ना, समझ रहे ना आपके, उनको भेज देगा, उनसे पता कर कितने लोग अफेक्टेड है। अवेलेबल फंड कौन बताएगा? उनको फाइनेंस डिपार्टमेंट बताएगा, जो सीएबीए वाले लोग होते हैं।
फाइनेंस डिपार्टमेंट। प्रोबेबल कॉस्ट कौन बताएगा? प्रोबेबल कॉस्ट उनको बताएगा टेक्निकल डिपार्टमेंट के लोग। अब टेक्निकल डिपार्टमेंट कौन से? तो जो भी ये प्रोजेक्ट है, इसकी एक, ये तो ऑनर है, इसकी एक कंसर्न अथॉरिटी होगी या एक, सुनना ध्यान से, एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का मतलब है एक वह डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो ऐसे प्रोजेक्ट को हैंडल करता है, बनाने की बात नहीं कर रहा, जो हैंडल करता है। पूरी कहानी आपको सिखा रहा, पूरा क्यूएससी आप यहां पे समझ जाओगे। इसको सुनना ध्यान से, पैशंस रखना, और अगर आपको लगता है कि नहीं ये काम का नहीं है तो मैं छोड़ देता हूं, मुझे दिक्कत नहीं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, मान लीजिए प्रोजेक्ट ब्रिज का है तो पीडब्ल्यूडी, अगर ये प्रोजेक्ट इरिगेशन का है तो इरिगेशन डिपार्टमेंट, तो डब्ल्यूआरई डिपार्टमेंट, ठीक, आरईएस डिपार्टमेंट, रोड बोर्ड का है तो, या ब्रिज ब्रिज का है तो पीडब्ल्यूडी। ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक। हर एक डिपार्टमेंट के अंदर, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अंदर 3 लेवल होते हैं। सबसे ऊपर जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव वाला होता है, जो नॉन टेक्निकल एग्जाम से लोग जाते हैं, ये ऊपर होते हैं। इनके अंदर में 2 डिपार्टमेंट होते हैं, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट जिसमें कॉमर्स वाले लोग, सीए वाले लोग जाते हैं, और दूसरा जो होता है जिसमें आप लोग जाते हैं जेईई एग्जाम देके, वो होता है टेक्निकल डिपार्टमेंट। समझ में आया? तो टेक्निकल डिपार्टमेंट के अंदर भी चीफ इंजीनियर, सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर, ये होते हैं। क्लियर है यहां तक? तो फाइनेंस वाले का काम है फंड बताना कि इरिगेशन के लिए इस बार कितना फंड एलोकेट हुआ है, ये वो बताएगा, ठीक। और टेक्निकल डिपार्टमेंट ये प्रोबेबल कॉस्ट पता करेगा। अब अभी क्या, मान लो सब कुछ पता लगा भी लिया इन लोगों ने, टेक्निकल डिपार्टमेंट वालों ने, तो क्या तय है कि प्रोजेक्ट 100% चालू हो जाएगा? नहीं, क्योंकि फिर चेक करेंगे लोग, नहीं हुआ तो इसलिए यहां पर हम प्रोबेबल कॉस्ट पता तो करेंगे, बट एकदम घुस के नहीं, हम एक अप्रोक्सीमेट कॉस्ट पता करेंगे। क्या करेंगे? अप्रोक्सीमेट कॉस्ट। डिटेल्ड मैनर में नहीं निकालेंगे, ऊपरी ऊपरी तौर से निकालेंगे, लगभग। और ऐसी एस्टिमेशन को, जो एस्टिमेशन करेंगे उसको स्टेज 1, आपने नाम सुना होगा, स्टेज 1 एस्टिमेट बोलते हैं। पूरी सब चीज समझा दूंगा यहां पर, इस 5 मिनट पे फोकस बना लेना। अच्छा, चंद्र प्रताप सिंह परमार, ओके। तो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट पता करेंगे, डिटेल में चल जाएंगे उसके अंदर। अप्रोक्सीमेट कॉस्ट पता करेंगे और उसको बोलते हैं स्टेज 1 प्राकलन। हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रथम चरण का प्राकलन, स्टेज 1 एस्टीमेट। इतना क्लियर है यहां तक? ये भी किसने बताया था? टेक्निकल विंग वाले लोगों ने। इतना समझ में? अब इनसे वो कॉस्ट निकल कर आई, इतना क्लियर है यहां तक? ठीक। अब वो कॉस्ट आई, सपोज एग्जाम्पल, फॉर एन एग्जाम्पल, वो कॉस्ट निकल के आई 50,000 रुपीज। इन्होंने बताया जो फंड अवेलेबल है वो है 1 लाख, तो इन्होंने बोला कि कॉस्ट लगी 50,000, ठीक। तो ऐसे केस में ये जो दोनों इंफॉर्मेशन है ये इनके पास जाएगी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के पास, जो ऊपर सेक्रेटरी होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर, जो हेड होते हैं, ठीक, सेक्रेटरी जनरल। तो ये जो लोग होते हैं, अब इन दोनों इंफॉर्मेशन ये इनके पास जाएगी कि इतना फंड है और इतना इसमें लग रहा है। अब ये खुद डिसाइड नहीं करेंगे, ये सारी चीजें किसको भेजेंगे? गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट के भी अलग अलग क्या होते होंगे, आप लोग जानते हैं, सेक्रेटरी जनरल होते हैं, ठीक, उनके पास में इंफॉर्मेशन जाएगी और उनसे पूछेंगे क्या करें। अब उनको पता लगा कि यार बहुत ही कम लोग अफेक्टेड हैं, इससे वोट, मेन चीज वोट ही तो खेल, इससे इतना वोट में फायदा नहीं मिलेगा, तो बोल देंगे नहीं करना। एक केस ये बनता है अगर कम लोग अफेक्टेड है। अगर मान लो लगता है कि नहीं, इससे वोट में भी फायदा मिलेगा, वहां के लोग वोट अच्छा करेंगे और फिर काफी लोग प्रभावित भी हैं और सरकार में फंड भी देखना पड़ता है, फंड भी अवेलेबल है,
तो वो बोलेंगे चलो ठीक है प्रोजेक्ट स्टार्ट करो। प्रोजेक्ट के बारे में अभी ये भी नहीं बोलेंगे जाओ जाके वहां पे ईंट रख के आ जाओ वरना कोई और बना देगा, ऐसा नहीं। प्रोजेक्ट को अभी हरी झंडी मिली है, अनुमति मिली है, बट ये अभी ये वाली मिली है, ठीक है हम इसके बारे में सोच सकते हैं, अभी कंफर्म नहीं है। जैसे आप लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे थे, मम्मी ने बोला कि हम भी ऐसा फंक्शन रखते हैं, पापा ने पूछवाया लगभग पड़ोसी से, उनने बोला लगभग इतना करते हैं, पापा ने बोला चलो ठीक है, आप सब लोग पीछे पड़े हो, अब प्लीज हम भी करते हैं, प्लीज हम भी करते हैं, प्लीज हम भी करते हैं। पापा बोलते हैं चलो ठीक है, सोचते हैं अब इसके बारे में डिटेल में और सोचेंगे बाद में, कर सकते हैं, पिताजी ने ऐसा बोल दिया। ये जो अनुमति सरकार ने यहां पर दी, अब ऐसे होने के बाद यहां से अप्रूवल आएगा वापस से, क्या आएगा इनके पास, किनके पास आया, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के पास आया, क्या आया, अप्रूवल। और इस अप्रूवल को बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, इसको बोलते हैं सरकारी मंजूरी या प्रशासनिक मंजूरी। पूरा बता दूंगा, क्यूएससी ध्यान रख लेना, बस ध्यान से सुन लेना, ये नहीं कि सर बोर हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, फलाना हो रहे हैं, यही मेन काम का है। इसको हटा दो पूरे क्यूएससी में से तो कुछ भी काम का नहीं। इसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। और ये जो यहां पर स्टेज 1 एस्टीमेट है, इसका एक और नाम प्रिलिमिनरी भी है। प्रिलिमिनरी क्यों बोल रहे हैं, प्रारंभिक, प्रारंभिक अवस्था में किया है, ऊपरी ऊपरी तौर से, इसलिए अप्रोक्सीमेट भी बोलते हैं, प्रिलिमिनरी भी, स्टेज 1 भी है। समझ में आया। तो क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, खुद ने सुना होगा कि प्रिलिमिनरी एस्टीमेट किस लिए काम आता है, अब आपका भी कंफ्यूजन नहीं होगा। प्रशासनिक मंजूरी के लिए प्रिलिमिनरी एस्टीमेट किया जाता है। प्रशासन से मंजूरी मिली, जो सरकार से मंजूरी मिली यहां पर आई, वो मंजूरी इनके पास गई एडमिनिस्ट्रेटिव, और इन्होंने यहां पर आके इस चीफ इंजीनियर को दे दी कि भैया वो जो आपने वहां पे किया था उसके लिए मंजूरी आ गई है, अब उस काम के बारे में और डिटेल में सोचा जाए, क्योंकि अभी भी आपने कॉस्ट ऊपरी ऊपरी निकाली। तो सर ऊपरी ऊपरी से क्या दिक्कत है, ठीक है, जब बाकी जब जो खर्चा होगा देखा जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हो भी सकता है कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक हो, पहला रीजन। दूसरा रीजन ये कि जब ऊपरी ऊपरी तौर पे निकाला तो ये तो बिल्कुल नहीं देखा गया हुआ कितने लेबर लगने वाले हैं, मशीन यूज करें या ना करें, कितना सीमेंट लेंगे, ये सब तो अभी निकालें। समझ में आया। क्योंकि अब कॉन्ट्रैक्ट टू टेंडर्स भी अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर उस प्रोजेक्ट को ना तो ये बनाएंगे, ना तो ये बनाएंगे, ना तो ये बनाएंगे, और ना तो ये बनाएंगे। ये भी इस कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व नहीं होंगे, ये सिर्फ सुपरवाइज करेंगे, ये हेड करेंगे, बस काम करेगा कोई और प्राइवेट कंपनी, एक कॉन्ट्रैक्टर करेगा उस प्रोजेक्ट को। समझ में, प्राइवेट कंपनी करेगी। प्राइवेट कंपनी जब करेगी, और देखो इनको तो पता ही नहीं है कि सीमेंट कितना लगना, कितनी लेबर लगनी, प्राइवेट कंपनी बोल देगी सीमेंट लगेगी 1000 बोरी, वो बोल देंगे ठीक है, वो बोल देंगे 2000 फलाना कुछ भी, 20 ट्रक सेंट लगेगी, फलाने ट्रक आपकी गिट्टी लगेगी, इतने लेबर लगेंगे, तो क्या मान लेगी सरकार के? नहीं। एक चेक भी तो होना चाहिए, है ना। सपोज जैसे मान लो घर में कोई फंक्शन होना है, आपने सपोज आपने खुद को पता ही नहीं कितना लगभग लगना है, आप गए केटर वाले के पास, उसने बोल दिया इतने शक्ल लिया ना, इतनी वो लिया ना, एक खुद के पास भी तो पहले से पता होना चाहिए। इसके लिए अब चीफ इंजीनियर यहां पर असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर को बोलेंगे जाओ अब एक काम करो, अब इसकी प्रोबेबल कॉस्ट तो निकालो, बट अब डिटेल्ड में निकालना हर एक चीज, डिटेल्ड एस्टीमेट। जब डिटेल्ड एस्टीमेट करेंगे तो जो तरीका आपको बताया वही वाला, इसमें सब ऊपरी ऊपरी तौर से कर लेते हैं। डिटेल्ड एस्टीमेट इस तरह से करेंगे, उसमें क्वांटिटी निकाली जाएगी और क्वांटिटी में रेट का मल्टीप्लाई, तो क्वांटिटी आ गई, तो इनके पास भी एक रफ चेक होगा। ये जब डिटेल्ड एस्टीमेट निकालेंगे तो ये डिटेल्ड एस्टीमेट निकालकर मान लो वो जो आया वो आया 57,500 रुपए के आसपास। इनने बोला कि पहले ये निकाला था, अब ये इतना आया, इन्होंने ये वापस से इंफॉर्मेशन इनको दी, ये इंफॉर्मेशन वापस एडमिनिस्ट्रेटिव वालों के पास में, अब वो उनके पास जाने की जरूरत नहीं, अब वो इनके पास ना, ठीक है। इन्होंने चेक कर लिया कि हाँ लगभग ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, आसपास से, ठीक है। तो अब ये वाले लोग इनको दूसरी मंजूरी देंगे, और चीफ इंजीनियर मेनली इन चीजों को चेक करता है, क्रॉस वेरीफाई करता है। अब जो मंजूरी मिलेगी
उसको बोलेंगे तकनीकी मंजूरी, टेक्निकल अप्रूवल या टेक्निकल सैंक्शन। क्या सभी को समझ में आया? जब टेक्निकल अप्रूवल हुआ तो अब यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के लोग और चीफ इंजीनियर सहमत हैं कि आपने जो काम करा है वो सही करा है, और अब इस फाइनल ये जो प्रोजेक्ट है अब ये स्टार्ट किया जा सकता है। समझ में आया? एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल का मतलब ये नहीं होता, क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या प्रोजेक्ट चालू कर दें, नहीं, उसका मतलब है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल का कि प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जाओ पहले डिटेल एस्टिमेट निकालो, जाओ पहले डिटेल एस्टिमेट निकालो। और टेक्निकल अप्रूवल का मतलब क्या है? जाओ अब सब ठीक है, अब प्रोजेक्ट आप चालू कर सकते हो। क्या सभी को यहां तक समझ में आया? स्टेज वन के अंदर क्या सभी को इतना क्लियर है यहां तक? और जो डिटेल्ड एस्टिमेट है बेटा, इसको एक और किस नाम से जाना जाएगा? दूसरे चरण का प्राकलन, स्टेज टू एस्टिमेट। स्टेज टू एस्टिमेट कौन होगा? डिटेल्ड एस्टिमेट। क्या सभी को इतना क्लियर है? स्टेज वन एस्टिमेट किस लिए काम आता है? एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए काम आता है। स्टेज टू एस्टिमेट किसके लिए काम आता है? टेक्निकल अप्रूवल। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल का मतलब क्या है? जाओ स्टेज टू एस्टिमेट बनाओ। आपका टेक्निकल अप्रूवल का मतलब क्या है? जाओ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब सबसे पहले क्या होगा? स्टेज वन एस्टिमेट और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और टेक्निकल और स्टेज टू में से कौन कौन सी चीज क्रम वाइज जमाएंगे। सबसे पहले क्या होगा? स्टेज वन एस्टिमेट, फिर क्या मिलेगा? एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, फिर क्या बनेगा? स्टेज टू, और फिर क्या मिलेगा? टेक्निकल। फिर प्रोजेक्ट स्टार्ट। सभी को इतना क्लियर? स्टेज वन के अंदर इतनी माथा बच्ची नहीं करते, ये एकदम सिंपल सा काम है। ये कैसे करते हैं कि हमने पिछले साल 10 किलोमीटर नहर बनाई थी, केनाल, और उसकी कॉस्टिंग आई थी 10 किलोमीटर नहर की। कैसे करते हैं? रिकॉर्ड चेक करते हैं। वो आई थी 100 रुपए, तो इनके पास ये बता देता है कि 1 किलोमीटर के लिए 10 रुपए लग रहे हैं लगभग। तो अब जो प्रोजेक्ट आया है ये वाला, ये 5 किलोमीटर नहर के लिए, तो 50 रुपए लगेंगे। ऐसे ये पता की जाती है। जो पास्ट में काम कर रहे हैं उसका यूनिट किलोमीटर पर पर्सन, ऐसे इसको पता कर लेंगे। पर बेड, पर स्टूडेंट, ऐसे पता कर लेते हैं। हॉस्टल बिल्डिंग है तो पर स्टूडेंट बेसिस, हॉस्पिटल है तो पर बेड बेसिस। 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया था उस गांव में तो इतने लगे थे, तो अब यहां पर इस गांव में इतने बेड का बनाना तो इतने लगेंगे। तो जब इसमें हमने सब चीजें निकाली नहीं, क्वांटिटी, इसलिए हमें वो पता करना। क्या सभी को यहां तक इतना क्लियर है? चलो, इतना समझ में आ गया यहां तक? अब आगे कहानी सुनना। इतनी तरह से समझ में आ गई? चलो, तो इसलिए हम क्या ये बोल सकते हैं कि एस्टिमेशन जरूरी क्यों है? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ एस्टिमेशन? तो बताओ, पहला एस्टिमेशन का रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहला किसी भी प्रोजेक्ट का टू फाइंड आउट, सभी लोग लिखेंगे, जो सबसे पहली चीज है नेसेसिटी ऑफ ए प्रोजेक्ट। किसी भी प्रोजेक्ट की उपयोगिता कितनी है, या हम बोल सकते हैं, उपयोगिता नहीं बोलना है तो जस्टिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट, ये भी बोल सकते हैं इसको। और जस्टिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट किस आधार में पता किया जाएगा? पब्लिक डिमांड, साथ साथ अवेलेबल फंड, और साथ साथ एस्टिमेटेड कॉस्ट। बट कौन सी वाली? स्टेज वन वाली कि टू वाली? स्टेज वन वाली। इन सब चीजों को आपस में कंपेयर कर किसी भी प्रोजेक्ट की उपयोगिता को पता किया जाए। सभी को समझ में आएगा? इतना क्लियर है? नेसेसिटी पता करना। अगला दूसरा पॉइंट, सभी ने कर लिया था नोट?
चलो अब दूसरा इंपॉर्टेंस बताओ। बस क्लास 5-10 मिनट बाद बंद कर देंगे। दूसरा इंपॉर्टेंस बेटा क्या हम लोग ये बोल सकते हैं, दूसरा इंपॉर्टेंस का फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल अप्रूवल ऑफ ए प्रोजेक्ट, किसी भी प्रोजेक्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल अप्रूवल के लिए, हाँ ब्लैक मार्कर और डार्क कर दिया, समझ में आ गया, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल अप्रूवल के लिए। ठीक, तीसरा टू फाइंड आउट, और क्यों काम आता है एस्टिमेशन की प्रक्रिया करना, टू फाइंड आउट डिटेल्ड एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ ए प्रोजेक्ट। इतना यहां तक समझ में आ गया, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए, टेक्निकल अप्रूवल के लिए और डिटेल्ड एस्टिमेट कॉस्ट निकालना। इतना क्लियर है यहां तक? चल कर लिया दोनों नोट, हटा दो दोनों को। ये रिक्वायरमेंट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको आपको याद करना है, ये ध्यान रखना। अब आगे समझना, अब आगे कहानी, अभी कहानी हमने कुछ देर के लिए वहां पर रोक दी थी, अब आगे समझना। अब क्या होगा, ये हमारे पास गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कौन है बेटा, ऑनर, गवर्नमेंट का जो कंसर्न्ड डिपार्टमेंट है उस प्रोजेक्ट के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे, कंपिटेंट अथॉरिटी। ठीक, जैसे केनाल का प्रोजेक्ट है तो इरिगेशन डिपार्टमेंट, इस तरह से। ठीक है, अब उस प्रोजेक्ट को करना है तो ना तो ये करेंगे ना तो ये करेंगे, स्टार्ट तो करना है। तो अब अलग अलग जो कंपनी है उस शहर में वो उसको करेगी। अब शहर में कंपनी कितनी है, बहुत सारी है, जैसे मान लो एक्स है, वाई है, जेड है, डब्ल्यू है, अलग अलग कंपनी है जो ऐसे प्रोजेक्ट में डील करती है। अब इनको बताना है कि ऐसा प्रोजेक्ट आया है, आप लोग काम करने को रेडी हो क्या? तो आप सब लोग मानते हो क्या कि अब एक एडवर्टाइजमेंट रिलीज करने की बारी है, या मैं बोल सकता हूं कि सो कॉज नोटिस देने की बारी है कि ऐसे प्रोजेक्ट निकल कर आए, हाँ या ना? हाँ सर। ये जो एडवर्टाइजमेंट है, ये जो नोटिस है उस प्रोजेक्ट का, जो इन सब अलग अलग कंपनी को दिया जाएगा किसी भी माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, उसको बोलते हैं टेंडर। उसको क्या बोलते हैं, टेंडर। टेंडर रिलीज करना, क्या सभी को समझना है? अब टेंडर रिलीज होगा। अब जब टेंडर रिलीज होगा तो उस टेंडर के अंदर उसका जो नोटिस होगा, उस नोटिस को बोलते हैं एनआईटी, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर। और उसमें करीब 10 चीजें, 10 इन्फो अलग अलग मेंशन होती है। टेंडर किस दिन खुलेगा, टेंडर किस दिन बंद होगा, ठीक है, और जो भी कुछ स्पेशल कंडीशन हो, जैसे वो एक ने पूछा था सर एसओआर कई बार फॉलो करते हैं, कई बार नहीं करते हैं, तो करना है नहीं करना है वो सब उसमें दिया जाएगा। मार्केट कभी अनस्टेबल हो गया तो कोई चीज का रेट क्या लेना है, ये सब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसमें लिख के देगा। ठीक, उसके बाद अर्नेस्ट मनी, सिक्योरिटी डिपॉजिट, क्लियर है, लिक्विडेट डैमेजेस, ये सब उसके अंदर अलग अलग कितने टाइम में लगभग खत्म करना है। और उसकी यहां तक कि आप समझना, इस एनआईटी के अंदर सबसे बड़ी चीज उस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट जो लोगों ने डिटेल्ड वाले से निकाली थी वो तक उसमें लिखी होती है, वो तक उसमें लिखी होती है, डिटेल्ड एस्टिमेटेड कॉस्ट। एडवर्टाइजमेंट की कौन पागल है कि एडवर्टाइजमेंट क्या वो कोई बहुत उसमें कर रहे हैं क्या? शाहरुख खान से करवा रहे हैं एडवर्टाइजमेंट, जो उसकी कॉस्ट भी होगी और उसको भी उसमें लिख देंगे।
कोई अपनी वेबसाइट है किसी डिपार्टमेंट की, वो उस पर डाल देगा तो उसका भी पैसा उसमें डाल दे। वो कॉन्ट्रैक्टर का इंसान नहीं है, कोई कुछ भी खा जाओ कॉन्ट्रैक्टर को, सब पैसे ले लो उससे। अरे भाई एडवर्टाइजमेंट में का पैसा लगता है, अखबार में आ रहा है, थोड़ा बहुत तो पैसे उनके पास वैसे ही लेते हैं। बात का बुरा मत मानना, मैं ऐसे ही रिप्लाई देता हूं, बुरा मत मानना। एनआईटी का फुल फॉर्म है नोटिस इनवाइटिंग टेंडर। सभी को इतना समझ में आए यहां तक? अब क्या होता है इसके अंदर एक और चीज मेंशन होती है, एस्टिमेटेड कॉस्ट तो साथ में लिखा होता है, एक बीओक्यू होता है। बीओक्यू क्या होता है? बीओक्यू एक फॉर्म होता है जिसके अंदर क्या लिखा होता है, उसमें जितने भी उस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में आइटम्स है वो सब, उनकी क्वांटिटी, उनका यूनिट्स, उनका रेट और फाइनल कॉस्ट, ये सब ऐसा लिखा होता है। इसमें ये कॉलम कंप्लीटली फिलअप होता है। आपको बताओ ये उन्होंने कहां से पता करा होगा कि ये देते हैं इनको एनआईटी के अंदर, क्योंकि जब इन्होंने डिटेल एस्टिमेट निकाला तो ये सब कर लिया होगा। तो उसमें आइटम, क्वांटिटी, यूनिट्स, ये सब मेंशन होता है, बस रेट और कॉस्ट का कॉलम जो ये ब्लैंक होता है। और जब टेंडर स्टार्ट होता है इनको यही फील करना होता है। ये अपना अपना सब लोग अलग अलग रेट कोट कर देंगे, इसको जो करना हो, एसओआर से कम करना हो, ऑब्वियसली बात है एसओआर के अकॉर्डिंग तो इन लोगों ने निकाला होगा, तो इनको अगर लेना है पूरे जिसको भी, तो एसओआर से कम ही रेट कोट करने पड़ेंगे, और ये फाइनल यहां पर अपना अमाउंट लिख देंगे। क्लियर है? तो बीओ क्यू किसके भरने के लिए होता है और कौन बना के देता है? बीओ को क्यों बना के देगा? कंसर्न डिपार्टमेंट। और किसके भरने के लिए होता है? अलग अलग कंपनी के भरने के लिए होता है, टू बी फिल्ड बाय डिफरेंट कंपनीज। क्या इतना समझ में आया? क्या इतना सभी को समझ में आया यहां तक? चलिए, अब इसमें मान लो रेट कोड करा 47,000 रुपए, इसने रेट कोड करा 45,000 रुपए, इसने रेट कोड करा 46,000 रुपए, इसने रेट कोड करा 48,000। इसमें सबसे कम किसने कोड करा? भाई वाले ने। ये लोवेस्ट बीडर होगा, लोएस्ट, तो इसको L1 बोलेंगे। ये मैं मन से नहीं बता रहा हूं, सब बोला जाता है, ये L1 है। उसके बाद किसने करा? इसने, इसको L2 कहा जाएगा। अगला अगला किसने करा? इसने, इसको L3 कहा जाएगा। उसके बाद किसने करा? L4। अब इसका जो पोर्टफोलियो है कंपनी का, इसके रिकॉर्ड सब कुछ चेक किया जाएगा, और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अब इसको इसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे। इसके साथ में एक लीगल डॉक्यूमेंट, कॉन्ट्रैक्ट एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, वो साइन कर लिया जाता है। ठीक है? और ये जो भाई वाली कंपनी है, अब इसका नाम इस प्रोजेक्टर में, इस प्रोजेक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्टर हो जाएगा। भाई अब कौन बन गया? कॉन्ट्रैक्टर। भाई कौन हो गया? कॉन्ट्रैक्टर। ये सब पहले कौन थे? बिल्डर्स थे। अब भाई कॉन्ट्रैक्टर है, ये कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्टर नहीं, ये कॉन्ट्रैक्टर का काम है इस प्रोजेक्ट में, कॉन्ट्रैक्टर भाई है। कंसर्न अथॉरिटी या कंपिटेंट अथॉरिटी इरिगेशन डिपार्टमेंट है और गवर्नमेंट ऑनर है। क्या सभी को इतना समझना है? क्लियर है सभी को यहां तक? बिलो रेट पे डालना ही पड़ता है बेटा, बिलो रेट पे नहीं डालेंगे तो प्रोजेक्ट किसी और को मिल जाएगा। बट बात वही है ना, तुमको जो क्वांटिटल प्रॉफिट मिलता है उनमें से थोड़ी बहुत चीजें वो करेंगे। और ये प्रोजेक्ट वैसे भी आपका 20-30 हजार के प्रोजेक्ट नहीं होते, छोटे मोटे जो प्रोजेक्ट होते हैं लाखों के, उनमें तो कॉन्ट्रैक्टर को नुकसान होता है। बट जो प्रोजेक्ट करोड़ों के होते हैं या काफी ज्यादा लैक्स में जिनकी वैल्यू होती है, उनमें ही कॉन्ट्रैक्टर को फायदा होता है। छोटे मोटे में इतना कुछ खास फायदा नहीं होता। और फिर वो पैसे कहां से बचाते हैं? मटेरियल में छेड़खानी कर। हाँ, इसीलिए कंपनी निशांत प्रकाश सिंह
पहली बात तो नहीं हो क्लास में, बस क्लास खत्म करते हैं। इतना सभी को समझ में आ गया यहां तक? अब आप मुझे बताओ, अगर कंपनी ने मतलब कि कंसर्न अथॉरिटी ने एस्टीमेट कॉस्ट नहीं निकाला होता तो कभी कंपेयर कर पाते कि इनके पैसों को सही भी है कि नहीं? उनको पता है ना कि इसमें लगभग जो कॉस्टिंग है वो 57,000 के आसपास आ रही है, बट अगर ये 45 बोल रहा तो सही बात है, गलत नहीं बोल रहा। तो अगर एस्टिमेशन नहीं करा होता तो क्या कॉन्ट्रैक्ट या टेंडर अरेंज कर पाते? बस 5 मिनट और, इसके बाद क्लास बंद कर दूंगा और कल से क्लास ही नहीं लूंगा। तुम खाना वानी खाते रहो दिन भर, मेरे लेने वाला क्लास। चलो, तो अगला जो हमारे 4 पॉइंट हो गए थे, चौथा इसका इंपॉर्टेंस क्या है? टू अरेंज कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडर्स। समझ में आया? पहला यूज क्या था? टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। दूसरा क्या था? अरे एल का मतलब है लोवेस्ट और वन का मतलब क्या है? वन का मतलब क्या है? जो 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 सबसे लोवेस्ट बीडर है उसका ही मतलब है, तो उसको वन बोल दिया कि पहले इस पे ध्यान दो, बाकी सब पे बाद में ध्यान देना। क्लियर है? तो पहला यूज क्या हो गया? एडमिनिस्ट्रेटिव। देखो, आपको नोट्स भी बनवाने हैं, आपको समझना भी है, समझना अच्छे से भी है, तो थोड़ा तो पेशेंस रखना पड़ेगा। मैं कौन सा 1 घंटे के ऊपर जा रहा हूं, बस खत्म ही कर रहा हूं। बस नीचे से जो फर्स्ट है, और एल मतलब लोवेस्ट बीडर। अगला, तो सबसे पहले नेसेसिटी का जस्टिफिकेशन पता करने के लिए, दूसरा एस्टिमेटेड कॉस्ट पता करने के लिए, तीसरा यूज क्या हो गया? टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए, चौथा क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट टेंडर अरेंज करने के लिए, पांचवा यूज क्या हो गया? अगर हम ये सब पता करेंगे तो क्या इससे हमें कहीं ना कहीं जब डिटेल एस्टिमेट करेंगे तो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एंड लेबर मालूम चलेगी या नहीं चलेगी? चल जाएगी। और ये मैं मानता हूं कि क्यूएससी के अंदर टाइम कैलकुलेट नहीं करते हैं, बट जब मैं एक ऐसा एस्टिमेटर हूं जिसमें कई सारे प्रोजेक्ट देखे, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट का इंजीनियर हूं, मैंने कई सारे प्रोजेक्ट अपने अंदर हैंडल करे, तो जब किसी प्रोजेक्ट में इतना सब अमाउंट कितना लग रहा है और ऐसे ये प्रोजेक्ट मैंने पहले भी करा हुआ है, मटेरियल लेबर लगभग लग रहे हैं, तो मुझे टाइम मालूम नहीं चल पाएगा, बट क्या मुझे टाइम का रफ आइडिया मालूम चल जाएगा? टू गेट रफ आइडिया ऑफ कंप्लीशन टाइम, हाँ या ना? एग्जैक्ट में नहीं बोल रहा, एग्जैक्ट टाइम कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट सीपीएम सब्जेक्ट के अंदर मालूम चलता है, बट एक रफ आइडिया तो हमें मालूम चल ही जाएगा। रफ आइडिया ऑफ द कंप्लीशन टाइम। क्या सभी को इतना क्लियर है यहां तक? ये सब एस्टिमेशन के अलग अलग यूजेस हैं। तो आज जितना हमने पढ़ा इसको याद, सबसे पहले बताओ एस्टिमेशन क्या होता है? एस्टिमेशन एक वो प्रोसेस जिसके अंदर हम एस्टिमेटेड कॉस्ट पता करते हैं। एस्टिमेटेड कॉस्ट का पता करते हैं प्रोजेक्ट चालू होने के पहले। अगला क्या होता है? फाइनल कॉस्ट या एक्चुअल कॉस्ट। वो क्या होता है? जो सारे एक्सपेंडिचर जितने प्रोजेक्ट में लगे हैं उसको जोड़ने के बाद निकल कर आती है। फाइनल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट कब निकाली जाती है? प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद। एस्टिमेटेड कॉस्ट और फाइनल कॉस्ट कितना करीब हो सकती है, कितनी एक्यूरेट हो सकती है, वो डिपेंड करता है जो एस्टिमेट बना रहा है, जिसको बोलते हैं एस्टिमेटर। एस्टिमेट बनाने वाले को क्या बोलते हैं? एस्टिमेटर। उसकी योग्यता पर डिपेंड करती है वो कितना अच्छा एस्टिमेटर है। एक नोट लिख लेना, यहां पर क्वेश्चन पूछते हैं, जो किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेस पता करता है, ऐसे आदमी को क्या बोलेंगे डिपार्टमेंट के अंदर? उसे बोलते हैं क्वांटिटी सर्वेयर। क्वांटिटी सर्वेयर एक पोस्ट होती है जो किसी भी प्रोजेक्ट में ये काम करेगा और वो निकाल कर एक दूसरे बंदे को देगा जो उसमें रेट से उसका मल्टीप्लाई करेगा और पूरा सब कुछ चेक चुक करेगा। जो एस्टिमेट बनाएगा
उस पर्सन को क्या बोलेंगे? उस पर्सन को बोलेंगे एस्टिमेटर। तो एस्टिमेटर पूरा चेक भी करता है कि क्वांटिटी सर्वे अच्छे से काम करा या नहीं करा, सब कुछ सही निकाला नहीं निकाला, और फिर एक से मल्टीप्लाई कर कर एस्टिमेट तैयार करेगा, प्रॉपर फॉर्मेट। समझ में आ गया पूरा एक्सटर्नल में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट टेंडर्स क्या होते हैं, उनका भी हल्का हल्का आइडिया लग गया होगा। अभी तक कॉन्ट्रैक्ट टेंडर वर्ड सुनकर बहुत भारी वर्ड लगते होंगे, पता नहीं कॉन्ट्रैक्ट क्या, पता नहीं टेंडर क्या है। समझ में आएगा सभी को यहां तक? कॉन्ट्रैक्ट टेंडर भी हम पढ़ेंगे, ठीक, एक अच्छे एक अनोखे तरीके से आपको कॉन्ट्रैक्ट टेंडर पढ़ाऊंगा। फिर जिन्होंने पहले पढ़ा है उन्हें पता होगा किस तरह से हम कॉन्ट्रैक्ट टेंडर पढ़ते हैं। क्या सभी को इतना समझ में आया? ठीक, एस्टिमेशन के क्या क्या यूजेस है, एप्लीकेशन है। पहला किसी भी प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालना, प्रोबेबल कॉस्ट निकालना। दूसरा, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एंड लेबर के बारे में मालूम चलता है। अगला, टाइम का रफ आइडिया लगता है। अगला, टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए काम आता है। अगला, कॉन्ट्रैक्ट और टेंडर अरेंज करने में काम आता है। ये इसके मेन एप्लीकेशन। क्लियर है सभी को यहां तक? चलिए, तो यहां पर एस्टिमेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम एंटिसिपेटेड कॉस्ट निकालते हैं, यानी प्रोबेबल कॉस्ट निकालते हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए, जो फाइनल कॉस्ट होती है इसका एक और नाम क्या होता है? फाइनल कॉस्ट। क्या हम बोल सकते हैं फाइनल कॉस्ट का एक और नाम एक्चुअल कॉस्ट होता है, राइट? ठीक, और जो एंटिसिपेटेड कॉस्ट होता है वो, और प्रोबेबल कॉस्ट और आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट, ये तीनों एक होते हैं, हाँ या ना? राइट बच्चों, मैं ये बोल रहा हूं कि एंटिसिपेटेड कॉस्ट, प्रोबेबल कॉस्ट और एस्टिमेटेड कॉस्ट एक टर्म है, और फाइनल कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट एक टर्म है। एंटिसिपेटेड कॉस्ट प्रोजेक्ट के पहले पता कर देंगे, बाद में। ये तीनों जो कॉस्ट हैं ये किसी भी प्रोजेक्ट के इनिशिएट होने के पहले की जाती, इनिशियल। क्लियर? और क्यों करते हैं? उसके कई सारे एन नंबर ऑफ पर्पस है, खाली एक नहीं कि सर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की लागत पता करनी, सिर्फ एक नहीं, कई सारे अलग अलग इसके पर्पस है। और एक्चुअल कॉस्ट और फाइनल कॉस्ट कब निकालेंगे? आपका पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद यही मालूम चल पाए, ये एक्चुअल लागत है। और ये कैसे पता करेंगे? जितने भी खर्चे या कुल व्यय जो हुए हैं, टोटल खर्चे, ऑल एक्सपेंडिचर, उन सबको जोड़ लेंगे तो हमें फाइनल कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट मालूम चल जाएगी। क्लियर है? ये क्यों पता की जाती? रिकॉर्ड के लिए कि हमारा जो एस्टिमेटर है जिसने एस्टिमेशन बनाया, और जो क्वांटिटी सर्वेयर है वो कितने एफिशिएंसी से काम करते हैं, और कई सारी चीजों पर ट्रैक रिकॉर्ड रखने के लिए कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, सारी चीजें प्रॉपर हैं या नहीं, उसके लिए हम एक्चुअल कॉस्ट निकालते हैं। सभी को इतना क्लियर है? अब आप मुझे अगर ये बताइए, जो हम ये प्रोसेस करते हैं जिसके द्वारा हम इन सब कॉस्ट को पता करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एस्टिमेशन। तो जो एस्टिमेशन होता है इसके क्या क्या यूजेस हैं या एप्लीकेशन है, ये मैंने आपको बताया। तो आई एम आस्किंग यू अबाउट द यूजेस एंड द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द एस्टिमेशन। क्लियर है? बफरिंग आ रही है? रिफ्रेश करो प्लीज, रिफ्रेश। जिनको बफरिंग आ रही, ज्ञान प्रकाश प्लीज बेटा आप रिफ्रेश करें। देखो यूजेस क्या है बेटा, हम यूजेस रिवाइज कर रहे हैं। पहला क्या, सबसे पहला आप ये बताओ, पहला क्या है? एस्टिमेशन का पहला यूज क्या है? क्या हम ये बोल सकते हैं टू फाइंड आउट एस्टिमेटेड कॉस्ट, राइट? दूसरा यूज क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल अप्रूवल करवाने के लिए। ठीक, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए हम कौन सा एस्टीमेट बनवाते हैं? स्टेज 1 की, स्टेज 2?
एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए स्टेज 1, और स्टेज 1 एस्टिमेट को क्या बोलते हैं, प्रीलिमिनरी। और टेक्निकल अप्रूवल के लिए हम क्या करवाते हैं, स्टेज 2 एस्टिमेट लगता है, और स्टेज 2 एस्टिमेट को क्या बोलते हैं, डिटेल्ड एस्टिमेट। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल का क्या ये मतलब होता है कि प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दो, नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल का मतलब होता है डिटेल्ड एस्टिमेट बनाओ ताकि टेक्निकल अप्रूवल ले पाओगे। और टेक्निकल अप्रूवल का मतलब क्या होता है, हाँ अब प्रोजेक्ट हम चालू कर सकते हैं। क्लियर है सभी को यहां तक। नेक्स्ट थर्ड अगला जो हम करेंगे वो ये होता है कि आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसकी उपयोगिता, नेसेसिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, इसको पता करने के लिए भी एस्टिमेशन किया जाता है। चौथा, कॉन्ट्रैक्ट जो होता है और टेंडर जो होता है उसको अरेंज करने के लिए भी एस्टिमेशन किया जाता है। इसके द्वारा हमें क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एंड लेबर मालूम चल ही जाएगी, क्योंकि तभी तो कॉस्ट निकल कर आएगी। ठीक, बस ये निकालने के बाद रेट से मैं लेबर आते तो कॉस्ट आ जाती है, मतलब ये तो निकाला ही होगा। एंड लास्ट पॉइंट, हमें एक रफ टाइम का आइडिया लग जाता है, रफ आइडिया अबाउट द टाइम ऑफ द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। क्या सभी को इतना समझ में आए, यहां तक क्लियर है? चलिए, तो ये हो गया हमारा यहां पर यूजेस। अब यहां पर क्या होता है, आगे समझना। हम जो भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की बात करते हैं, इसमें हम जो एस्टीमेट बनाते हैं, क्या दयाशंकर क्लास में मौजूद है क्या? क्या दयाशंकर क्लास में मौजूद है? दयाशंकर का मेरे पास, और कितना बड़ा लिखूंगा यार, पगले देखना कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कितना बड़ा लिखूं। बीओक्यू टर्म का जो फुल फॉर्म है वो है बिल ऑफ क्वांटिटी। और जिनको लग रहा है कि सर आप छोटा छोटा लिख रहे हैं, तो इसके पहले तक मैंने थोड़ा लिखा है क्योंकि वो पिछले वाले क्लास का था, वो रिवाइज करवा रहा था। अब से जो लिखाऊंगा वो आज की क्लास का है, तो अब से जो चीज लगे वो बता, पुराना वो रिवाइज करवा रहा, वो तो सिर्फ खाली बोल रहा हूं यहां। पहले ये बताओ, दयाशंकर क्लास में मौजूद है क्या? नहीं है मौजूद। दयाशंकर ने पर एक बड़ा सा मैसेज लिखकर भेजा टेलीग्राम पर कि सर आप प्लीज साथ में क्यूएससी को नोट भी करवाइए। आप बताओ, पिछले वाले क्लास के अंदर मैंने आपको नोट नहीं करवाया पूरा, वैसे ही तो मैंने आपको बताया सब कुछ। ठीक, तो अब आप मान लो करवा रहा उसके बाद भी नोट नहीं करोगे तो इसमें मेरी गलती थोड़ी, मैं लिख के थोड़ी दूंगा वहां पर। आप चलो अब सुनना पहले ध्यान से, फिर इसको नोट करेंगे। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में जो हम एस्टीमेट बनाते हैं वो दो प्रकार के बनाते हैं। एक कौन सा बनाते हैं? स्टेज 1, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रथम चरण का प्राकलन। क्या बोलते हैं? प्रथम चरण का प्राकलन। और दूसरा जो होता है वो होता है स्टेज 2 एस्टीमेट। इतना क्लियर है यहां तक? स्टेज 1 एस्टीमेट जो होता है इसका नाम होता है प्रिलिमिनरी एस्टीमेट। क्या नाम होता है? प्रिलिमिनरी एस्टीमेट। इसका एक और नाम होता है अप्रोक्सीमेट। नाम नोट करते जाओ सारे, है ना, या पहले सुन लो फिर नोट कर लेना, मैं टाइम दे दूंगा। अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट, या इसको एक और नाम होता है
रफ कॉस्ट एस्टिमेट, रफ कॉस्ट एस्टिमेट। ठीक, स्टेज 2 एस्टिमेट का एक और नाम होता है डिटेल्ड एस्टिमेट, इसका एक और नाम होता है आइटम रेट एस्टिमेट। इतना क्लियर है सभी को यहां तक? आप बताइए इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? स्टेज 1 एस्टिमेट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? क्या आप बोल सकते हैं इसका ऑब्जेक्टिव है एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन? ये ध्यान रखना, ध्यान रहेगा 5 स्टार। स्टेज 2 का ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों? क्या हम बोल सकते हैं टेक्निकल सैंक्शन, तकनीकी मंजूरी? सैंक्शन या अप्रूवल एक ही चीज होती है। सभी को इतना क्लियर है? पहले ये बता। ठीक, इन दोनों को नोट करो पहले, फिर आगे समझाऊंगा। पहले इन दोनों को नोट करो जल्दी से, बड़ा है ना। अभी इसमें सर ये टॉपिक क्या चल रहा है? इन जनरल एस्टिमेशन का इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन टू क्यूएससी, ये हमारा आज का सेकंड लेक्चर। तो भी बेसिक चल रहा है, कर लिया सभी ने नोट? आगे बढ़ू? अरे बेटा ये अलग से नोट करो, वो अलग चीज थी, अभी ये नोट करो। कल ये आप कुछ नया पढ़ेंगे ना इसमें। आपको पता है मेरी क्लास में कोई भी चीज बेवजह नहीं होती, कुछ कारण है। अब डिटेल में जाऊंगा। अब यहां पर समझ, जो स्टेज 1 एस्टिमेट होता है, सुना ध्यान से, जो स्टेज 1 एस्टिमेट होता है वो कैसे किया जाता है? तो जैसे मान लो कोई आपका बिल्डिंग प्रोजेक्ट, तो उसमें इस तरह से करते हैं कि टोटल प्लिंथ एरिया, ये क्या होता है सब आगे समझ में आएगा, इसको पढ़ाऊंगा आपको मैं चैप्टर नंबर 3 में, पर अभी नहीं। थोड़ा बहुत तो पता होगा प्लिंथ एरिया या प्लॉट एरिया, समझ में। उसमें हर एक इलाके का, एक रीजन का अपना एक प्रिवेलिंग मार्केट प्लिंथ एरिया रेट होता है। जैसे होता है ना जमीन के भाव कितने चल रहे हैं, या गाइडलाइंस बोलते हैं। तो गाइडलाइंस म्यूनिसिपैलिटी की हो गई, नगर निगम की हो गई, ऐसे ही एक प्लिंथ एरिया रेट भी होता होगा पीडब्ल्यूडी का। तो प्लिंथ एरिया रेट में अगर प्लिंथ एरिया का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आप मानते हैं उस बिल्डिंग प्रोजेक्ट की एक अप्रोक्सीमेट कॉस्ट आ जाएगी? हाँ या ना? ऐसे इसका हो गया। अगर सपोज मान लीजिए कोई हॉस्पिटल बिल्डिंग है या कोई हॉस्टल बिल्डिंग है, मतलब हॉस्पिटल है, तो उसके अंदर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ बेड्स कितने हैं और पर बेड कॉस्ट कितनी आती है, जो कि एस्टिमेटर को अपने एक्सपीरियंस से पता होती है कि भोपाल में एक बेड की लागत लगभग कितनी आती है, वो उसका मल्टीप्लाई कर देते। जो नया प्रोजेक्ट बनना है उसमें कितने बेड के लिए बनाना है, मल्टीप्लाई बाय दी पर बेड कॉस्ट। क्या सभी को इतना क्लियर है? तो उससे इसकी भी अप्रोक्सीमेट कॉस्ट आ जाएगी, समझ में? एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आगे को और समझाऊंगा जब हम चैप्टर नंबर 2 पढ़े। अभी इतना समझ में आया? जो एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी फाइनल, वो इसमें कितनी होगी वो समझना। जो भी आपकी ये अप्रोक्सीमेट कॉस्ट आई, ठीक, इसमें साथ में जोड़ देते हैं कंटीजेंसीज। क्या जोड़ देते हैं? कंटीजेंसीज। कंटीजेंसीज क्या होता है इसको मैं आगे बताऊंगा, अभी आपको भी डिस्कस करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना आप नोट करेंगे। इतना क्लियर है? क्या इतना समझ में?
कंटिंजेंसी जो ली जाती है वो कितनी ली जाती है? जो आपकी अप्रोक्सीमेट कॉस्ट आई, सपोज लेट इट बी एक्स रुपीज, ये कितनी आई? एक्स रुपीज। तो कंटिंजेंसी होगा वो इस एक्स रुपीज का 5 to 10% होगा। क्या इतना समझ में आए? 5 to 10% ऑफ एक्स रुपीज, बस ये कंटिंजेंसी इसमें हो जोड़ दी जाती है, जिससे हमको एस्टिमेटेड कॉस्ट मिल जाती है। समझ में आए? इसको पता करने में ये तो ऑब्वियस सी बात है कि तो हमें पता ही होगा कितना प्रोजेक्ट बनने वाला है, बट ये चीजें हमने कहां से निकाली? एक्सपीरियंस। मतलब ये जो एस्टिमेट होता है इसका बेसिस या बेस, ये पूरा एक्सपीरियंस बेस बनता है। इसमें कोई फॉर्मूले, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं। क्या सभी को उतना समझ में आए? तो आपसे अगर पूछेंगे कि स्टेज वन एस्टिमेट या प्रिलिमिनरी एस्टिमेट या अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट या रफ कॉस्ट एस्टिमेट कैसे बनता है एक्सपीरियंस बेसिस पर, उसमें कंटिजेंसी ली जाती है क्या? हाँ। कितनी लेते हैं? 5 से 10%। कंटिजेंसी क्या है वो मैं आपको आगे समझा 2 मिनट बाद। सभी के लिए सेम है, अलग अलग नहीं। कोई फ्रेशर एस्टिमेटर नहीं बन सकता क्या? बन सकता है। कैसे बनेगा? उसको बेसिकली बताओ। कोई फ्रेशर आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है क्या? जो ना कभी पार्षद बना हो, जो कुछ भी नहीं, जिसने चुनाव ही नहीं लड़ा, वो पार्षद भी नहीं है कहीं का, वो सिर्फ प्रधानमंत्री बन सकता है। राष्ट्रपति की बात नहीं करता। अनिल कपूर। यूएससी के लिए बीएन दत्ता कैसी है? एकदम मस्त है, लेके बैठ जाओ उसको, सब समझ में आ जाएगा। वो किताब जो है उसको बाद में पढ़ना है। मतलब उसमें क्या है बेटा कि चीजें काफी सारी, बट हमें कई सारा नहीं आता है। हमें कुछ चुन चुन कर डिटेल में पूछते हैं, कुछ टॉपिक। वो कौन कौन से, वो मैं आपको डायरेक्टली यहां पर समझा रहा हूं।